हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसमें हमने हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज की बात की थी। और आज हमें देखना है कि ये जो हमने बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है या मिडिल लेवल लैंग्वेज की बात कर लें, उसे हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। तो हम बेसिकली 3 ट्रांसलेटर्स के बारे में बात करेंगे। एक है इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। इन्हीं तीनों पे हमारा मेन फोकस होगा, जिसमें से ज़्यादा टाइम हम बात करेंगे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के बारे में। फाइन, तो चलिए एक बार देखिए पहले इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है विच इज़ नियर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, इसको ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है 0 एंड 1 के फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं असेंबलर क्या कहता है। तो मैंने बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज ये सबसे नियर लैंग्वेज है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को अगर आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तब किसकी ज़रूरत होगी? असेंबलर की। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार याद दिलाऊं तो असेंबली लैंग्वेज आपकी किस तरीके से थी, जैसे मैंने लिखा एड R1, R2। ठीक है, जैसे ये मेरे ऑपरेंड हो गए, ये मेरा मतलब ऑपकोड हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, और कई सारे असेंबली इंस्ट्रक्शन को मिला लीजिए तो बन जाता है असेंबली प्रोग्राम। तो अगर आपको असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है किसमें? मशीन कोड में, मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो असेंबलर चाहिए। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का क्या है कि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन कोड में तो आपको किसकी ज़रूरत है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर की। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ट्रांसलेटर क्या है। ट्रांसलेटर्स आर ऑल्सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी एक क्या है? एक तरह से आप इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिनका काम है टू ट्रांसलेट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हर एक प्रोग्राम किससे बना है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो जितने भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शन है उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर अगर मैं कहूँ तो कौन कौन से हैं? अभी अभी हमने आपको बताया, असेंबलर है, ठीक है, असेंबलर और इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ये तीनों हमारे ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, तो आपका जो सोर्स कोड होता है वो किस में लिखा होता है? असेंबली लैंग्वेज में या तो लिखा होगा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में। दैट्स व्हाई वी नीड द ट्रांसलेटर। तो ये हो गई ट्रांसलेटर की बात। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरप्रेटर। तो आपका असेंबलर जो है बहुत बेसिक है, लेकिन हम उसका आप एक डेफिनेशन आपको देंगे। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं ये लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब सॉरी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रोग्राम है, मतलब इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है ना, ये क्या है? ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर के बारे में हमने क्या बताया? ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम और ए सॉफ्टवेयर जिसका काम क्या है? ट्रांसलेट करना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्रामिंग कोड डायरेक्टली। ठीक है, इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो आपका ट्रांसलेशन है, एग्जीक्यूशन है, दोनों सेम टाइम पे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इन इंटरप्रेटर कन्वर्जन इज डन व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। दोनों काम आपके सेम टाइम पे चल रहे होते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनके हम डिफरेंस पे ज़रूर फोकस करेंगे। सो इंटरप्रेटर कैन कन्वर्ट अ सोर्स कोड यूजुअली ऑन अ स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन एंड यूनिट बाय यूनिट बेसिस इनटू मशीन कोड। ओके, तो इसका भी मैं आपको एक मतलब डिटेल में बताऊंगी। Interpreted languages are read and then execute directly with no compilation stage। देखिए क्या होता है कि अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें, जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये कई सारे लाइन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसने क्या किया? पहली लाइन को उठाया, ठीक है, इसको ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में।
ठीक है, और उसके बाद तुरंत ही इसको क्या करेगा, रन कर देगा या एग्जीक्यूट कर देगा। जब ये पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर लेगा, इसके बाद ये किस पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे, फिर ये क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में या इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इंटरप्रेटर कैन कन्वर्ट अ सोर्स कोड स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन एंड यूनिट बाय यूनिट बेसिस। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को नहीं कन्वर्ट कर रहा है, ये एक प्रोग्राम की एक लाइन को उठा रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद रन कर रहा है। दैट्स व्हाई वी वर सेइंग एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसलेशन रन्स पैरेलली। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, इंटरप्रेटर का। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका डायग्राम देखिए, ये क्या करता है, सोर्स कोड को लिया, इंटरप्रेटर के पास गया और ये आउटपुट जनरेट करेगा, और मतलब ये रिजल्ट जनरेट करेगा डायरेक्टली। ठीक है, नथिंग एल्स, रिजल्ट जनरेट करेगा, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी फाइल नहीं जनरेट करेगा इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इसको अगर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके भेजूं तो देखिए ये आपका सोर्स कोड था। ठीक है, सोर्स कोड ने, इसने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाया, इंटरप्रेट किया। ठीक है, मतलब इसने उसको पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, उसको फिर से क्या करेगा, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ढूंढेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, रन करेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूशन होता है, इसीलिए यहाँ पे एरर फाइंड करना आसान हो जाता है भाई। मतलब जो आपका डिबगिंग का प्रोसेस है दैट इज ईजियर इन कंपैरिजन टू कंपाइलर। अब कंपाइलर में क्या दिक्कतें आएंगी वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी, क्योंकि जैसे पहला लाइन आया प्रोग्राम का, जैसे इंस्ट्रक्शन 1 आया इंटरप्रेटर के पास, और इसके बाद ये क्या करता है, डायरेक्टली इसको ट्रांसलेट भी करेगा और तुरंत एग्जीक्यूट भी करेगा। तो आपको लाइन बाय लाइन, मतलब जैसे पहली लाइन में अगर किसी इनपुट डेटा की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आपको इनपुट डेटा को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरप्रेटर के बारे में। ठीक है, अब हम कंपाइलर की बात करते हैं। तो कंपाइलर का प्रोसेस क्या है, कंपाइलर जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, तो अब ये लाइन बाय लाइन नहीं करेगा काम। कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरे प्रोग्राम को उठाएगा। ठीक है, कंपाइलर के पास ये प्रोग्राम गया तो लाइन बाय लाइन नहीं, इस पूरे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन कोड में। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो मशीन कोड का एक नया फाइल जनरेट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं आप मशीन कोड को। और ये इसको कहाँ स्टोर करके रखता है, ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने पहले पूरे प्रोग्राम को उठाया और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया और उसको एक नई फाइल बनाया जिसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट फाइल को आप क्या करेंगे, रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएशन के बाद भी आपके पास कंपाइलेशन के कुछ फेजेस होते हैं। क्या, सबसे पहले क्या होगा कंपाइलेशन में, 1 सेकेंड, आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले आप करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करते हैं, देन लिंकिंग परफॉर्म होती है एंड देन लोडिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप आपके कंपाइलर के पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले आपके कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करा, फिर उसके बाद ये लिंकिंग एंड लोडिंग करेगा, उसके बाद EXE फाइल जनरेट होगी, तब आप कहीं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंपाइलर। फाइन, तो अब देखिए कंपाइलर क्योंकि ये पूरे कोड को ही पहले कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको जो भी एरर्स होगी वो जब कंपाइल हो जाएगा तो आपको लिस्ट ऑफ एरर्स या फिर आप कह लीजिए कि जो वार्निंग्स है आपको सेम टाइम पे ही मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा था कि जो कंपाइलर होता है यहाँ पे डिबगिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे भाई लाइन बाय लाइन चीज़ें चल रही थी, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, मतलब वहाँ पे ये फाइंड करना आसान है कि इसी लाइन में एरर आया है। ठीक, यहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम रन हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई, लिंकिंग लोडिंग हो गया, फिर आपको मतलब रिजल्ट मिला कंपाइलेशन के बाद। एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो रही थी तब आपको लिस्ट ऑफ एरर या लिस्ट ऑफ वार्निंग, जैसा कि सी लैंग्वेज में होता है, सी लैंग्वेज आपकी कंपाइलेशन करती है, लिंकिंग एंड लोडिंग सब कुछ परफॉर्म करती है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में देखिए आपको लिस्ट ऑफ एरर, जब आप कंपाइल करते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ एरर्स मिल जाते हैं या वार्निंग्स जो भी रहती है सब आपको मिल जाता है। तो कंपाइलेशन के लिए मतलब कंपाइलर कहाँ यूज होता है, सी लैंग्वेज में। सो कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कंपाइल सोर्स कोड इनटू executable instruction that a computer can understand, and it compiles code and produce in exe format before it run. तो एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगी कि it performs the translation before execution. ठीक है, अब इंटरप्रेटर की बात करें तो ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन आर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, अब इसका मैंने स्टेप ही बता दिया कि आप ट्रांसलेशन करेंगे, लिंकिंग लोडिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और, क्योंकि देखिए कंपाइलर आपका
ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, मतलब आपके सोर्स कोड को मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में पहले कन्वर्ट करता है, फिर इसके बाद लिंकिंग लोडिंग करके तब वो एग्जीक्यूट करता है, तब रन करता है। तो यहाँ पे जब आपका जो अगर एक बार आपका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद यू डू नॉट नीड द सोर्स कोड, ठीक है, आपको सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन इंटरप्रेटर के केस में अगर हम बात करें कि यहाँ पे तो कोई इंटरमीडिएट फाइल जनरेट नहीं होती, नो ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। तो इस वजह से आप जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे हर बार आपको सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मैं अभी जब डिफरेंस बताऊंगी तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दूंगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो कंपाइलर का देखिए प्रोसेस, ये क्या कर रहा है, सोर्स कोड को पहले इसने क्या किया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया, फिर ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो प्रोग्राम जब ये कंपाइल करेगा तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये एरर मैसेजेस जनरेट करेगा, ठीक है। और आपने जब सारी एरर वगैरह को रिड्यूस कर लिया तो यहाँ पे ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, एंड लिंकिंग लोडिंग के बाद फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कंपाइलर के स्टेप्स हो गए। नाउ वी विल कम टू द डिफरेंसेस ऑफ द मतलब कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उसके पहले थोड़ा असेंबलर देख लेते हैं। तो असेंबलर बहुत सिंपल है, असेंबलर नाम से पता चल रहा है ये असेंबली लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। सो इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपका किस तरह से होता है, जैसे मैंने बताया ऐड जीरो, मतलब ऐड जैसे इमीडिएट डेटा दे दिया 01H मतलब एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करो, या फिर ऐड R1, R2 ऐसे दे दिया, तो मतलब इस तरह से आपको असेंबली कोड मिलेगा, इसे आप क्या 0110 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज असेंबली लैंग्वेज इज ए फैमिली ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस फॉर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। तो मैंने कल भी बताया था, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज के दो पार्ट हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज के दो पार्ट हैं, एक है आपका मशीन कोड, ठीक है, मशीन कोड, एंड दूसरा है आपका कौन सा नेक्स्ट वाला, हाँ, असेंबली लैंग्वेज, ठीक, असेंबली कोड, ठीक। सो असेंबली लैंग्वेज इज फैमिली ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस फॉर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। इट इम्प्लीमेंट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड, एंड असेंबलर इज ए प्रोग्राम ट्रांसलेटर है, क्योंकि तो भाई प्रोग्राम ही होगा, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट देम into a pattern of bits 0 and 1 that computer runs to produce the result, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। सेम पॉइंट्स मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा कहीं नहीं मैंने डिस्कस ही नहीं किया। चलिए अब देखते हैं डिफरेंसेस, ठीक। तो इट रीड्स द होल प्रोग्राम एट ए टाइम, मतलब ये पूरे प्रोग्राम को ही एक बार में रीड करेगा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा लिंकिंग लोडिंग परफॉर्म करने के बाद, ठीक। इंटरप्रेटर ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, इट रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ठीक। तो ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से क्लियर ही होगा। एंड इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू मशीन कोड, ठीक है। पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है ये एक लाइन को, इट ट्रांसलेट ओनली वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू मशीन कोड, और उसके बाद ये उसको रन करके और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आएगा चेक करने, ठीक है। इसीलिए अगर मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करूं तो यहाँ पे ये डिबगिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे जो डिबगिंग है इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका इंटरप्रेटर है डिबगिंग इज इजी, ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। सो it produces machine code which is directly understood by computer, yes, and it produces the intermediate code after the translation, okay, and it takes large amount of time to analyze the source code, ठीक है। मतलब सोर्स कोड के एनालिसिस में ये ज़्यादा टाइम लेता है, बट इट टेक्स, इंटरप्रेटर टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, ओके। एंड कंपाइलेशन इज़ फास्टर, कंपाइलेशन फास्टर क्यों है, क्योंकि ये एक बार में ही सारे जो भी एफर्ट है वो एक बार में ही आपको लगाना पड़ रहा है पूरे कोड को कन्वर्ट करने में। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करोगे, एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, मान लो उसमें कुछ इनपुट वगैरह की रिक्वायरमेंट हुई, इनपुट लिया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर नेक्स्ट आए ट्रांसलेट किया, फिर एग्जीक्यूट किया, कुछ इनपुट वगैरह की रिक्वायरमेंट हुई, दैट्स व्हाई इट इज स्लोअर, ओके। तो इंटरप्रेटर आपका कंपाइलर के कंपैरिजन में स्लो होता है।
एंड इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस। इसको मेमोरी स्पेस की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि भाई इसको जो है ऑब्जेक्ट फाइल्स भी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपका जो सोर्स कोड है ये इसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट फाइल में और इसे भी ये मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फाइल को आप नहीं सेव करते, ठीक, तो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी स्पेस, फाइन। And it is good for the professional. Compiler is good for the professional and interpreter is good for the beginners, okay. And programming language like C, C++ use the compiler, and programming language like Python, Ruby, Java ये सारे क्या यूज़ करते हैं? इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट जो शायद यहाँ पे मिस हो गया है, तो इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स, और ट्रांसलेशन done before execution, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन रन पैरेलली, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट। एंड यहाँ पे आपको एक बार ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई, ऑब्जेक्ट फाइल अगर आपने क्रिएट कर ली है तो नो नीड ऑफ सोर्स कोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सोर्स कोड की हमेशा ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। और एरर वगैरह वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी ऐड करा दिया है। सो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब कमेंट किया था कि मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताइए, ट्रांसलेटर्स के बारे में बताइए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।